भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक कॉरपोरेट इकाई के जन्म से लेकर उसके सर्वाइवल तक के पूरे सफर को बहुत ही आसानी से डिकोड करने वाले हैं। इन जटिल कानूनी प्रावधानों को हम एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल गाइड में बदलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरे कॉरपोरेट इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ी संस्था है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI। किसी भी कंपनी के सुचारू प्रशासन के पीछे ऐसी ही रेगुलेटरी बॉडीज का हाथ होता है, और यहीं पर कंपनी सेक्रेटरीज की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वे असल में एक पुल की तरह काम करते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस मजबूत रहे और हर कानूनी पहलू का सख्ती से पालन हो। आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कंपनी लॉ की नींव, फिर कॉरपोरेट कैपिटल जुटाना, उसके बाद अलॉटमेंट के सख्त नियम, फिर हम देखेंगे गवर्नेंस, मीटिंग्स और CSR, और आखिर में सबसे अहम चीज, नियमों का पालन न करने की भारी कीमत। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, कंपनी कानून की नींव। कंपनी लॉ में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, कॉरपोरेट वेल यानी निगमित आवरण। इसे एक तरह का जादुई कवच या आर्मर समझ लीजिए। आसान शब्दों में ये एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जो कंपनी की पहचान को उसे चलाने वाले इंसानों से बिल्कुल अलग कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कंपनी पर कोई कानूनी देयता या मुसीबत आती है तो ये आवरण शेयरधारकों और निदेशकों को सीधे तौर पर जिम्मेदार होने से बचा लेता है। ये ढाल बहुत जरूरी है। और हाँ, ये जो पूरा लीगल स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं, ये कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ। ये एक लंबा सफर रहा है। 1850 में पहले इंडियन जॉइंट स्टॉक एक्ट से शुरुआत हुई, फिर 1857 में लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित देयता का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार आया। 1956 में यूके के मॉडल पर एक नया एक्ट बना, और आखिरकार पूरे 10 साल के लंबे विचार विमर्श के बाद आधुनिक कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ। और एक बात हमें समझनी होगी कि 2013 का यह अधिनियम सिर्फ एक मोटी सी किताब नहीं है। ये नियमों, सर्कुलर्स, आदेशों और ढेरों ई-फॉर्म्स का एक बहुत बड़ा लाइव इकोसिस्टम है। किसी भी बिजनेस को मार्केट में टिके रहने के लिए इस पूरे चक्रव्यूह को लगातार और बड़ी ही सावधानी से नेविगेट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, कॉरपोरेट पूंजी जुटाना यानी बिजनेस का असली ईंधन। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, और फंडिंग जुटाने के मुख्य रूप से दो बड़े रास्ते होते हैं। एक तरफ है इक्विटी शेयर्स, जो सीधे तौर पर कंपनी में ओनरशिप और जोखिम को दर्शाते हैं, और दूसरी तरफ है प्रेफरेंस शेयर्स। इनके नाम से ही पता चलता है कि इन्हें प्राथमिकता मिलती है, चाहे वो लाभांश यानी डिविडेंड बांटने की बात हो या फिर निवेश का पैसा वापस पाने की। मैनेजमेंट को यह बहुत सोच समझकर तय करना होता है कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है। लेकिन सवाल यह है कि कोई कंपनी बाहरी दुनिया यानी आम पब्लिक से पैसे कैसे मांग सकती है? यही एंट्री होती है प्रॉस्पेक्टस या विवरणिका की। कानूनी तौर पर यह कोई भी ऐसा नोटिस, सर्कुलर या विज्ञापन हो सकता है जो सीधे तौर पर जनता को कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदने के लिए इनवाइट करता है। इसके बिना पब्लिक से फंडिंग जुटाना नामुमकिन है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अलॉटमेंट या आवंटन के बेहद सख्त नियम। देखिए, शेयर अलॉटमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। फ्रॉड से बचने के लिए सेक्शन 39 के तहत 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, प्रॉस्पेक्टस में बताई गई मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हर हाल में मिल जानी चाहिए। दूसरा, एप्लीकेशन के समय शेयर की नॉमिनल वैल्यू का कम से कम 5% हिस्सा मिल जाना चाहिए। और तीसरा, ये पूरा का पूरा फंड 30 दिनों की सख्त टाइमलाइन के अंदर कंपनी के पास आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर ये 30 दिन वाली टाइमलाइन मिस हो जाए? खैर, इसके नतीजे बहुत भारी पड़ सकते हैं। अगर समय पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो एप्लीकेशन का सारा पैसा अगले 15 दिनों के भीतर वापस करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें 15% सालाना ब्याज के साथ वो पैसा अपनी जेब से लौटाना पड़ेगा। ये कानून की पहली बड़ी चेतावनी है। अब इस नंबर पर जरा गौर करें, 1000 रुपए। शायद पहली नज़र में ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट ना लगे, लेकिन अगर सेक्शन 39 के तहत अलॉटमेंट का रिटर्न दाखिल करने में कोई चूक होती है तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर हर दिन 1000 रुपए का भारी जुर्माना लगता है, और ये तब तक लगता रहेगा जब तक वो डिफ़ॉल्ट जारी है। ये एक ऐसा बढ़ता हुआ बोझ है जो किसी भी कंपनी का बजट बिगाड़ सकता है।
तो कुल मिलाकर इस अहम सवाल का जवाब हमें मिल चुका है कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइलिंग में देरी होने का असल मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है कठोर कानूनी कार्रवाई और ऐसा दैनिक जुर्माना जो कंपनी को अंदर से खोखला कर सकता है। चलिए अब हमारे चौथे टॉपिक पर चलते हैं, गवर्नेंस, मीटिंग्स और CSR, एक कंपनी का रोजमर्रा का संचालन। यहाँ फिर से कंपनी सेक्रेटरी का रोल सबसे अहम हो जाता है, बिल्कुल एक मुख्य रणनीतिकार की तरह। सेक्शन 205 उनके कर्तव्यों को बिल्कुल साफ कर देता है। बोर्ड को नियमों के पालन की रिपोर्ट देना, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना, निदेशकों को सही गाइडेंस देना और सभी जरूरी मीटिंग्स का आयोजन करना। असल में वे कंपनी के चीफ गवर्नेंस ऑफिसर होते हैं, जो इस पूरी जटिल व्यवस्था को पटरी पर रखते हैं। अब जब कंपनी ने सब कुछ सही से किया और मुनाफा कमाया तो उसे बांटने के भी अपने नियम हैं। डिविजिबल प्रॉफिट यानी विभाज्य लाभ वो पैसा है जिसे कानूनी रूप से डिविडेंड के तौर पर बांटा जा सकता है, पर इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। अगर कोई लाभांश अनपेड रह जाता है तो उसे एक तय समय के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना अनिवार्य है। ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि छोटे से छोटे शेयरधारक का पैसा भी सुरक्षित रहे। और अब हम आज की चर्चा के सबसे गंभीर और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, अनुपालन ना करने की कीमत यानी द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। चलिए कंपनी के अस्तित्व में आने की शुरुआती बेसिक कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। छोटी कंपनियों या 1 पर्सन कंपनीज OPC के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये से शुरू होती है 10 लाख तक की पूंजी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए बेस फीस 5000 रुपये है सिर्फ 1 लाख तक की पूंजी पर। यानी कानून बहुत ही स्पष्ट तरीके से कंपनी के साइज के हिसाब से उसके खर्चे तय कर देता है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब पेपर वर्क या फाइलिंग में देरी होती है। इस टेबल के मल्टीप्लायर्स को जरा ध्यान से देखिए। 16 से 30 दिन की देरी पर नॉर्मल फीस का 2 गुना या 3 गुना तक भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये देरी 180 दिन से ऊपर चली गई तो ये मल्टीप्लायर 12 से 18 गुना तक जा सकता है। जरा सोचिए, जो फॉर्म सिर्फ 500 रुपए का था उसके लिए 9000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। ये वित्तीय रूप से किसी भी बिजनेस की कमर तोड़ सकता है। और इन सब के बीच फॉर्म PAS3 को फाइल करना एक अलग ही सिर दर्द हो सकता है अगर बारीकियों का ध्यान न रखा जाए तो। शेयर अलॉटमेंट के वक्त हर एक डिटेल सटीक होनी चाहिए, और अगर अलॉटमेंट कैश के अलावा किसी और रूप में हुआ है तो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। बस एक छोटी सी गलती या जानकारी की कमी और वही भारी भरकम पेनाल्टी मल्टीप्लायर फिर से सामने आ जाएगा। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या कोई कॉर्पोरेट इकाई इन सभी नियमों को अच्छे से समझकर अपने लिए एक मजबूत गवर्नेंस की ढाल बना पाएगी, या फिर वो लगातार बढ़ती पेनाल्टी और नॉन कंप्लायंस के भारी बोझ तले कुचल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्पोरेट दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प और जरूरी विषयों के साथ आगे भी मिलते रहेंगे।